वेलकम टू मिड जी एग्जाम। मैं हूं रवि गुप्ता। हमारा बैच चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो, एक फाउंडेशन बैच, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज लास्ट लेक्चर है। और ये एक न्यूमेरिकल लेक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। हम आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। नाउ देखो, न्यूमेरिकल्स करने के लिए थ्योरीज हमने पढ़ ली है, ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, मैं वो आपको बताऊंगा और फिर हम अभी प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने पढ़ा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमने पढ़ा है स्पिन क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? आपका ओरिएंटेशन बताता है, ये आपको पता है। तो ओरिएंटेशन बताता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो मोर देन वन ओरिएंटेशंस बताता है। s की बात करें तो वो सिर्फ स्फेरिकल बताता है, p की बात करें तो वो तीन ओरिएंटेशंस बताता है, px, py और pz, ठीक है। नाउ जो d है वो पांच ओरिएंटेशंस बताता है, xy, yz, zx, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे आ रहे कैलकुलेट करने। नाउ सी, अगर मान लिया, क्योंकि s इज इक्वल टू 0 है, हमको वो कंसीडर नहीं करना है, उसको रहने दो, क्योंकि वो सिर्फ स्फेरिकल होता है, एक वो आपको पता है। L इज इक्वल टू 1 अगर हम कंसीडर करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो p में हमारे पास तीन होते हैं ओरिएंटेशंस, px, py एंड pz, ये आपको मालूम है, ठीक है। px, py एंड pz तीन ओरिएंटेशंस होते हैं। नाउ सी कि हमें पता है कि जो m की वैल्यू है -L2 प्लस L तक वेरी करती है। -L2 प्लस L कहने का मतलब है कि -L 0 एंड प्लस L, ठीक है। नाउ सी, -L 0 और प्लस L ये कहती है। अब देखिए, P के लिए जो L की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। इसका मतलब जो M है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -1, 0 और +1, ये तीन ओरिएंटेशन हो सकते हैं इसके कोरोस्पॉन्डिंग px, py एंड pz होगा। नाउ सी, अगर m इज इक्वल टू -1 है, तब वो कैसे कैसे ओरिएंटेशन ले सकता है? तब वो ले सकता है या तो px या तो py, दोनों में से कोई भी एक, ठीक। सिमिलरली अगर वो +1 लिया तो या तो px लेगा या तो py लेगा। बट आपको ये याद रखना है हमेशा कि जब उसका m इज इक्वल टू जब 0 होगा तो वो हमेशा क्या लेगा? pz लेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर L इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? d ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। जब हम d ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो m की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -L2 प्लस L तक वेरी करती है। इसका मतलब कि, और L की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, ये आपको पता है। और उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो हमें देखना है चार्ट, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर m की वैल्यू -2 हुई तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है। सिमिलरली अगर m की वैल्यू -1 हुई फॉर d ऑर्बिटल्स, देन ये क्या हो सकता है? dxz एंड dyz। d इज 0, अगर जब m की वैल्यू जब 0 रही तो d हमेशा क्या होगा? dz स्क्वायर, उसको हम बेबी शेप्ड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। ये शायद आपको याद हो, हमने कवर किया था बेबी शेप्ड, ठीक। नाउ अगर m की वैल्यू +1 हुई तो जो d है वो yz हो सकता है, dxz हो सकता है। अगर m की वैल्यू +2 हुई तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy। यहाँ पे देखो सिमिलैरिटी, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी देखो, -2 हो या +2 हो, ये दोनों क्या ले सकते हैं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर dxy, ठीक। वैसे ही अगर आप +1 और -1 को देखो तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है, या तो ये dyz लेंगे या तो dxz लेंगे। सिमिलरली या तो dyz लेंगे या तो dzx या xz लेंगे, ठीक है। बट m इज इक्वल टू 0 के लिए d जो है हमेशा वो क्या होगा? z स्क्वायर। नाउ इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है, नेम द ऑर्बिटल्स
फॉर द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना JEE में आते हैं, हमेशा आते हैं, IIT सब में आते हैं, ठीक है। देखो अब जो है आपसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन से ऑर्बिटल्स से, ठीक है, मैच करता है, कौन से ऑर्बिटल्स के कोरस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ है, इसका बताइए। ये सेट एक दिया हुआ है, तो देखो n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है, ठीक। तो यहाँ पे देख के बिल्कुल लग रहा है हमें ये पता है ये ns, और यहाँ पे जो लिखा रहता है x, ये n जो है ये बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये n जो है ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s बताता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये जो x है ये बताता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे कितना n इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, n इज इक्वल टू 2 है, तो आप इसको क्या लिखोगे 2। l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए होती है, p। अब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप m इज इक्वल टू -1 किसके लिए लिखोगे, px के लिए, py के लिए या pz के लिए। तो जरा देखो यहाँ पे अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि -1 लिखो या +1 लिखो, आप क्या लिखोगे, या तो px या तो py। नाउ वी हैव टू राइट फॉरवर्ड -1, और -1 के लिए यहाँ पे क्या था, या तो px या तो py। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, या तो ये px होगा या फिर 2py होगा, और यही हमारा क्या है आंसर। समझ में आ रहा है ये चीज़, क्लियर है। नाउ देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू 0 है। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे आप 4 रखोगे। l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, कौन से ऑर्बिटल के लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए, d। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, m इज इक्वल टू 0 d ऑर्बिटल में किसके लिए होता है, d इंटू z स्क्वायर के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और तीसरा देखो n इज इक्वल टू 3 है, 3, l इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, p के लिए। पहले m इज इक्वल टू 1 दिया है, फिर m इज इक्वल टू -1 दिया है। +1 हो या -1 हो, वो किसके लिए होता है, px या फिर py के लिए, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 3px होगा या फिर क्या हो जाएगा 3py होगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है ना। सी नेक्स्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 4 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 4। l जो है हमारा 0 है, अगर l 0 है इसका मतलब कि हम किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, s। m की वैल्यू 0 है। और एक बात जरा बताओ, अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, और s का तो सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होता है, उसके लिए x y तो होता नहीं है, तो हमारा आंसर एज इट इज रह जाएगा। नाउ फिफ्थ जो है हमारा, ये देखो फिफ्थ बोलता है कि जो आपका n है वो 3 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना हो जाएगा 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 2, इसका मतलब कि जो सबसेल है वो कौन सा है, t वाला सबसेल। नाउ m की जो वैल्यू है या तो -2 लो या तो +2 लो, और यहाँ पे आपने देखा है या तो -2 या तो +2 के लिए आप क्या लिखते हो, या तो x स्क्वायर - y स्क्वायर या फिर dxz, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, या तो x स्क्वायर - y स्क्वायर या फिर आप लिख सकते हो dxz। क्लियर है, ठीक है। तो ये आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से, ठीक है, तो वापस से देखो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन एन एटम, एक एटम है जिसके कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हैविंग क्वांटम नंबर्स दिस, मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया हुआ है। नाउ आपको ये देख के बताना है, कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ रहा है कि इस क्वांटम नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मेरे को लगा क्वेश्चन अधूरा रह गया, बट क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये आपको बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के लिए। ये सवाल
IIT JEE में आया हुआ है, 2014 का आया था। बहुत शानदार सवाल है, बहुत ज़्यादा शानदार। आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको तो मैं सॉल्यूशन इसका कराऊंगा ही ना। ये सवाल अब समझना है, पहले समझना है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे देखेंगे। देखो यहाँ कह रहा है सॉल्यूशन, यहाँ कह रहा है कि n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, m l है, दिस इज l, ये 1 दिया हुआ है, और m s जो है वो -1/2 दिया हुआ है। इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। एक बात बताइए, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो उसके लिए l कितना कितना हो सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3 हो सकता है। ये चीज यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अगर l इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर l इज इक्वल टू 1 है तो m l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, 0, +1। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हो गया, तो ये होता है -L टू +L तक आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैरी कर सकता है, इसलिए, ठीक है। नाउ देखो, अगर L इज इक्वल टू 2 रहा, L इज इक्वल टू अगर आपने 2 लिखा है तो ml जो है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है बताओ, -2, -1, 0, +1 एंड +2। अगर L इज इक्वल टू 3 रहा तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ये चीज समझ में आता है? इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहा है, तो मैं उसका एक, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर आपका 1 होना चाहिए और जो स्पिन है वो -1/2, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होने चाहिए। नाउ सी, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे m कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 यहाँ पे किसके किसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। मतलब कि p, d और f ऑर्बिटल के लिए जो आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो लाइन उसमें रहता है, ठीक है, उसकी रेंज में है, ठीक है। अब देखिए, इस ऑर्बिटल को अगर हम लेंगे, अगर इस ऑर्बिटल को हमने लिया सपोज ऐसे, ये -1, ये 0 और ये +1 मान लो लिया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। बट आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ -1, मतलब जिसका स्पिन -1/2 है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो एक बात बताओ, या तो आप इसमें ये वाला ले लो, या तो आप ये वाला ले लो, ठीक है। पेन चेंज करके मैं बता देता हूँ, देखो, या तो आप ये वाला ग्रीन वाला ले लो, या तो ये ग्रीन वाला ले लो, क्योंकि -1 के लिए ही पूछ रहा है, यहाँ वाले के लिए तो पूछ नहीं रहा है। तो नीचे की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें भी -1+1 है, इसमें -1+1, इसमें -1+1 है। तो टोटल 6 ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया? इसको एक बार वापस से आप वीडियो रिवाइज पीछे करो, बैक करो, और बैक करके आप एक बार समझो। अगर नहीं समझे तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। उसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे पूछ रहा था कि इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू 4 के लिए जो m की वैल्यू है वो n-1 तक, l की वैल्यू है जो n-1 तक रहती है। तो अगर n 4 है तो l कितना हो जाएगा, 3, टोटल 3 तक जा सकता है, 0 से 3 तक। l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो l इज इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। l इज इक्वल टू 1 के लिए -1 से +1, l इज इक्वल टू 2 के लिए -2 से +2, l इज इक्वल टू 3 के लिए -3 से +3। ठीक, फिर पूछ रहा है, फिर बोल रहा है आपसे, एक कंडीशन दे दिया है कि जो स्पिन है उसका हमेशा -1/2 होना चाहिए, मतलब कि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो एक का +1/2 होता है, दूसरे का -1/2। क्योंकि हमसे -1 और +1 के बारे में पूछ रहा है, इसमें -1 और +1 दो ही होंगे, एक ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हर एक p, d, f सब शेल के लिए कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2, 2, 2। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये आपको समझ में आया है।
क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, electronic spin, the degeneracy of the second excited state, the k is equal to 3 of H atom is 9, while the degeneracy of the second excited state of H minus ion is। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा समझो पहले। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो डीजेनरेसी है वो दी हुई है कितनी, 9। तो आपसे पूछ रहा है कि जो H माइनस आयंस है, जो हाइड्राइड आयंस है बेसिकली, उसके लिए डीजेनरेसी कितनी होगी, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। बहुत खूबसूरत सवाल है, JEE में पूछा हुआ है, IIT 2015 का आई थिंक क्वेश्चन ही, JEE एडवांस 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो समझो पहले, डीजेनरेसी मतलब क्या होता है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम हो उसको हम क्या कहते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पहले हम ये समझेंगे ना कि जो डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी, क्योंकि मैंने आपको जब थ्योरी बताया था उस समय कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डीजेनरेसी है हाइड्रोजन एटम के लिए, इसका जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि वो थर्ड ऑर्बिट में होगा और एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। तो देखो जो डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी को हम 12 प्लस 1 से डिस्क्राइब करते हैं, ये है डीजेनरेसी आपकी। ठीक है, जिसका 12 प्लस 1 का वैल्यू सेम है वो सब के सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। जैसे कि देखो, हम अगर इस हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करें कि ये डीजेनरेसी इसकी 9 कैसे आई, तो जरा देखो। ठीक है, डीजेनरेसी 12 प्लस 1 होता है। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे अब हाइड्रोजन एटम की डीजेनरेसी। तो 1s का अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो 3p ऑर्बिटल के लिए, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 2 इंटू p के लिए कितना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नाउ 5d के लिए आप कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल डीजेनरेसी कितनी आ गई हाइड्रोजन एटम की टोटल डीजेनरेसी कितनी आ गई, 9। अब आपसे पूछ रहा है H माइनस आयन की डीजेनरेसी। H माइनस आयन की डीजेनरेसी कब, वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हो तब। ठीक है, तो देखो पहले इसका हम ग्राउंड स्टेट लिखना चाहेंगे। इसका पहले ग्राउंड स्टेट जब हम लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ H माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1s2 होगा, 1s2 इसका होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर हम लिखना चाहेंगे, इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो कितना हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन कूद कर जाएगा नेक्स्ट वाले में, मतलब कि 1s1 और फिर क्या हो जाएगा 2s1। अगर इसका हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखना चाहेंगे, एक्साइटेड स्टेट लिखना चाहेंगे तब क्या होगा, ये 1s1, अब ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला जाएगा, p वाले में, ये छोड़ के ये 2p1 में चला जाएगा। कैसे, ये याद है ना बाउ प्रिंसिपल, ये ऐसे जाएगा फिर ये इसमें कूदेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के अब कहाँ चला जाएगा, p में चला जाएगा। नाउ अब जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो p ऑर्बिटल में मौजूद है, और p ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी होती है 12 प्लस 1 अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस आयंस के लिए जो डीजेनरेसी वो कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला जो याद रखना था, वो डीजेनरेसी का फॉर्मूला याद रखना था, 12 प्लस 1 का फॉर्मूला याद रखना था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैं अभी करा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चंस पढ़ो। P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग the 1s electron of hydrogen atom in a spherical cell of infinitesimal thickness, बहुत कम मोटा, बहुत छोटा, मतलब बहुत लेस अमाउंट में मोटा है। ठीक है, dr बहुत लेस अमाउंट है। at a distance r from the nucleus, the volume of this shell is 2 pi r square into dr, the qualitative sketch of the dependence of p on r is। now आपसे ये पूछ रहा है
कि प्रोबेबिलिटी और जो रेडियस है उसके बीच में क्या कौन सा ग्राफ यहाँ पे होगा। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी डिटेल्स में हम ये कवर कर चुके हैं हम लोग कि आर के डिस्टेंस पे, देखो फिगर थोड़ा सा गलती बन गया, आई अपोलोजाइज फॉर दिस नाउ। ये यहाँ से एक आर के डिस्टेंस पे डी आर एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कट करते हैं, छोटा सा डी आर एलिमेंट। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं क्या, कि 1s ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे पूछ रहा है ना, 1s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू कितनी, 1s के लिए पूछ रहा है, याद रखो 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और ये -1, दिस इज इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब कि एक भी नोड नहीं बनेगा, इसका मतलब कि वो एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा। जब एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा तो कौन सा होगा। अब आप सोच रहे हो अब देखो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ये वाला होगा 1s, ठीक है। यहाँ देखो ये टच कर रहा है, इस वाले ग्राउंड को ये टच कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ H एटम्स इज 91.2 नैनोमीटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम्स। मतलब कि जो वेवलेंथ दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का वो दिया हुआ है 91.2 नैनोमीटर, और आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ फॉर हीलियम एटम क्या होगा, ठीक है। जरा सोचो कैसे बनेगा। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है वेवलेंथ का, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन। आपको एग्जाम में कैसे सोचना है मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, इन्फॉर्मेशन देख के आपको ये पता करना है कि जो रिलेशन है इन दोनों के बीच क्या है। तो याद करो जरा, याद करो, एक रीडबर्ग वाला मैंने बताया था 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो 1/λ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, या फिर 1/λ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, या फिर लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। अब हमारे पास दो टर्म गिवन है, देखो हम लिख सकते हैं 1/λ फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू z ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई 1/λ ऑफ हीलियम इज इक्वल टू z हीलियम का स्क्वायर। नाउ वी हैव गिवन 1/λ ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 91.2 नैनोमीटर, 91.2 दिस डिवाइडेड बाई, हमसे क्या पूछ रहा है 1/λ ऑफ हीलियम, दिस विल बी इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाई 2 टू ज़ा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, 2 टू ज़ा कितना हो जाएगा 4। नाउ इसको फर्दर हम लिखेंगे लैम्डा हीलियम इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, फिर इधर फर्दर 91.2 डिवाइडेड बाई 4 नैनोमीटर, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4 टू ज़ा 8 11 4 टू ज़ा 8, ठीक है 30 22.8 नैनोमीटर विल बी योर वेवलेंथ ऑफ हीलियम, और यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद ना थोड़ा सा दिमाग में ऐसे रखना है कि यार यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह का, वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, जहाँ पे A0 इज योर बोर्स रेडियस, रेडियल नोड है आपका, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि अगर रेडियल नोड 2s पे है, ठीक है, 2s पे जो रेडियल नोड है वो R0 के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपको R0 को A0 के टर्म में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो जरा और देखो, क्वेश्चन में आपको देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है लास्ट कॉन्सेप्ट का, कि साई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, साई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और साई जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कितने मिलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, और साई के कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई भी ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं, क्यों, क्योंकि साई निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ते हैं, साई स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो ये साई के टर्म में दिया हुआ है, आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और जहाँ पे ये साई स्क्वायर
जो नोड होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और यहाँ पे हमसे नोड के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 2s पे जो साई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे ये कितना हो जाएगा, 1/4 4 जा 16 इंटू 32 पाई इंटू 1/a0 3/2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस r0 डिवाइडेड बाई, सॉरी दिस डिवाइड a0 which है this divided by a0 into e to the power minus 2 r0 divided by a0, this will be equal to 0। चलो अभी ये देखो, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, दिस इज कांस्टेंट टर्म, ये तो 0 होगा नहीं कभी। 0 क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब कि आप लिख सकते हो 2 माइनस r0 डिवाइडेड बाई a0 इज इक्वल टू 0। और फर्दर यहाँ से आप r0 को a0 के टर्म में लिखना है, ये इधर आएगा तो प्लस, तो लिख सकते हो आप r0 इज इक्वल टू 2 इंटू a0। ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस्ड, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप याद रखोगे। साई का मतलब होता है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जहाँ साई स्क्वायर होता है वहाँ पे क्या होती है, वैल्यू उसकी 0 होती है। ना हमारा चैप्टर आज पूरी तरह से खत्म होता है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जैसे कि मोजले एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मोजले एक्सपेरिमेंट मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि वो क्लास 12th में आपको वो डिटेल्स में पढ़ना है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। मोजलेज एक्सरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ोगे फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच का जो रिलेशन है, ठीक। चलो फिर आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।